हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गॉसेस थ्योरम के बारे में या फिर बोल सकते हैं गॉसेस लॉ के बारे में। तो गॉसेस लॉ का ऑलरेडी हमने डेमोन्स्ट्रेशन देख चुका है। जो गॉसेस लॉ है वो हमें ये बोलता है, अगर कोई क्लोज सरफेस है, वो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज है, तो चार्ज की वजह से बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स होगी वो क्लोज सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेंगी, जिसकी वजह से वो क्लोज सरफेस पर बनेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेंगी वो बराबर में होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। जिस भी मीडियम में पूरे सिस्टम को रखा गया है वो मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्लोज सरफेस का मतलब क्या, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो क्लोज सरफेस है वो कोई भी सरफेस हो सकती है। जो क्लोज सरफेस है वो कोई भी सरफेस हो सकती है, जैसे कि स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन एक्सेट्रा। तो जितने भी जो एग्जाम्पल होते हैं ये क्लोज सरफेस के होते हैं। जो क्लोज सरफेस है वो कोई भी सरफेस हो सकती है जिसके अंदर वॉल्यूम हो और वो जो सरफेस हो पूरी तरीके से क्लोज्ड हो। जो वाटर बॉटल है उसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं क्लोज सरफेस, जब तक कि वो वाटर बॉटल के ऊपर कैप लगा हुआ है। जैसे ही वो कैप हट जाएगा तो जो वाटर बॉटल होगी वो क्लोज सरफेस नहीं रह जाएंगी। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग एज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग गॉसेस लॉ के स्टेटमेंट के भी बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है स्फीयर। ये स्फीयर हमने कंसीडर किया क्लोज सरफेस। ये स्फीयर के वॉल्यूम में हमने माना यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स होगी वो ये क्लोज सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेंगी, जिसकी वजह से क्लोज सरफेस पर बनेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेंगी वो बराबर में होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। और ये जो क्लोज सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बन रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं इनफाइनाइटेसिमल एरिया एज अ वेक्टर, उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, और दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं क्लोज सरफेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल, जिसके वजह से हमें मिल जाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि क्लोज सरफेस पर बन रही होती है। अगर नहीं समझा, अगर हम लोग देखें ये जो क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेंगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं इनफाइनाइटेसिमल एरिया। ये क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं इनफाइनाइटेसिमल एरिया। ये जो शेडेड रीजन है वो इंडिकेट कर रहा है इनफाइनाइटेसिमल एरिया, और ये जो एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो इंडिकेट कर रहा है ये ds वेक्टर। तो इनफाइनाइटेसिमल एरिया के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ये ब्राउन कलर की एरो शो कर रही है। तो ये इनफाइनाइटेसिमल एरिया हमने कंसीडर किया है, तो ये एरिया के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी होगा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, जो कि होगा d5। और ये जो d5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। तो अगर हम लोग ये d5 फ्लक्स को अगर पूरे सरफेस में अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएंगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस d5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लोज सरफेस इंटीग्रल इसलिए कि यहाँ पर हम लोग जो इंटीग्रेट करेंगे वो पूरे सरफेस में, और जो सरफेस है वो है क्लोज्ड, तो इसलिए यहाँ पर हमने कंसिडर किया क्लोज सरफेस इंटीग्रल। तो जो d5 की जो वैल्यू है वो बराबर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। तो d5 की जगह हम लोग पुट कर देंगे ये वाला टर्म, तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएंगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। तो जो सरफेस इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो सरफेस इंटीग्रल होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल। यहाँ पर ये जो इंटीग्रल की जो साइन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर, ये हमें पूरा इंडिकेट कर रहा है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट कर लेते हो तो उस केस में आपको मिल जाएंगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो इनफाइनाइटेसिमल एरिया एज अ वेक्टर कंसीडर करो, उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको इंटीग्रेट कर दो क्लोज सरफेस में, जिसकी वजह से जो क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही होगी वो हमें मिल जाएंगी। और वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि वो क्लोज सरफेस के ऊपर बनेंगी वो बराबर में होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। तो यहाँ पर ये जो क्यू है वो इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज। यहाँ पर ये जो क्यू है वो इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो इंडिकेट कर रहा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जब हम लोग गॉसेस लॉ को प्रूव करेंगे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइटेसिमल एरिया एज अ वेक्टर कंसीडर करेंगे, और उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, और जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया के साथ हमें जो फ्लक्स मिलेगी वो होगी d5, और ये जो d5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, जिसकी वजह से हमें मिलेंगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ इस तरीके का हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे गॉसेस लॉ को प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला जो गॉसेस लॉ का जो स्टेटमेंट है उसके तरफ हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो गॉसेस लॉ का जो स्टेटमेंट होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट आपको दो तरीके से मिलेगा। सबसे पहला अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इसको मैंने क्या बोला था, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। तो पहला जो स्टेटमेंट होगा वो आपको बोलेगा कि जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बराबर में होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट होगा जो कि ये वाला स्टेटमेंट है वो आपको बोलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला होगा स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट गॉसेस थ्योरम का। गॉसेस थ्योरम स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल of the electric field over the closed surface is equal to the 1 divided by epsilon naught times the charge enclosed। यहाँ पर ये 1 divided by epsilon naught times the charge enclosed, इसका मीनिंग आपको नहीं समझ रहा होगा या फिर आप सोच रहे हो कि अभी इसका क्या मतलब है 1 divided by epsilon naught times the charge enclosed। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये q divided by epsilon naught, इसका ही मतलब होता है 1 divided by epsilon naught times the charge enclosed। आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, q divided by जो epsilon naught है आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो 1 divided by epsilon naught into q। तो 1 divided by epsilon naught into q अगर आप ऐसा लिखते हो, ये q divided by epsilon naught को अगर आप कुछ इस तरीके से लिखते हो तो आप बोलोगे 1 divided by epsilon naught into the magnitude of charge। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वही तो बता रहा है। और अगर हम लोग ये जो q है, ये q को अगर हम लोग न्यूमरेटर में कंसिडर करें तो अल्टीमेटली हमें यही मिलेगा q divided by epsilon naught। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी चार्ज एनक्लोज, इसका मतलब यही है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। सिमिलरली जो दूसरा जो स्टेटमेंट होगा वो आपको ये बोलेगा गॉसेस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर बोल सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं समझता है तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो अगर इस तरीके से शो करोगे तो आपको पढ़ने में भी इजी होगा। 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और ये चार्ज किधर है, गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है, तो इसलिए यहाँ पर एनक्लोज्ड वर्ड अपीयर कर रहा है। तो आई होप जो गॉसेस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर अभी हम लोग गॉसेस लॉ को प्रूव करने वाले हैं। तो गॉसेस लॉ को कैसा प्रूव करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था हम लोग कंसीडर करेंगे इनफाइनाइटेसिमल एरिया, उसके साथ एसोसिएटेड होगी डी5 फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देंगे। तो वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है सेम स्फीयर, और ये जो स्फीयर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के सेंटर में हमने कंसीडर किया ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी स्फीयर के सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेंगी, जिसकी वजह से स्फीयर के सरफेस पर बनेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो स्फीयर का जो सरफेस होगा वहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे इनफाइनाइटेसिमल एरिया। तो ये जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया, इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये वाली एरो इंडिकेट करिए, और ये जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एसोसिएटेड है वो ये डॉटेड एरो शो कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया के साथ जो एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी डी5। तो जो डी5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी, डी5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। तो अगर हम लोग ये डी5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम लोग पूरे सरफेस में इंटीग्रेट कर दे तो जो पूरे सरफेस पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें मिल जाएंगी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यहाँ पर हम लोग जो इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे वो होगा पूरे क्लोज सरफेस में। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया क्लोज सरफेस इंटीग्रल, और ये जो डी5 का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इतना है। तो जो डी5 का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विथ एरिया एज अ वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर और जो एरिया वेक्टर है दोनों का हमें कंसीडर करना होगा डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग मानते हुए चलते हैं जो कि होता है कोसाइन ऑफ द एंगल इन बिटवीन बोथ दी वेक्टर, अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ई, एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा डी एस, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री का। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री का। तो जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा वो हो जाएगा कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, और जो कोसाइन ऑफ 0 डिग्री होता है वो 1 के बराबर में होता है। तो यहाँ पर हम लोग 1 कंसीडर करें या फिर ना करें इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर हमें मिल गया एरिया का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं हमने जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने एज्यूम किया स्फीयर के सेंटर में। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के आर डिस्टेंस दूर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बराबर में होगी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर ई के जगह हम लोग कंसीडर करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये जो एरिया होगा वो एज इट इज़ होगा।
यहाँ पर ये जो 1/r² होगा उसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे और ये जो ds एरिया होगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, जिसकी वजह से जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो हमें मिल जाएगा। तो हमें मिल जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/4πε0 इंटू q/r², क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस इन्फाइनेटेसिमल एरिया। तो अगर ये इन्फाइनेटेसिमल एरिया को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं पूरे क्लोज सरफेस में, तो उस केस में जो स्फीयर का जो एरिया होगा टोटल एरिया वो हमें मिल जाएगा, जो कि होगा 4πr²। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से 4π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r², यहाँ से r² कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। तो जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर हमने गॉसेस लॉ को प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ द सिंपल कंसेप्ट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में। जो गॉसेस लॉ का जो एप्लीकेशन होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है।